आज की इस वीडियो में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम्ही আমাকে रक्त दाओ अमित তোমাকে स्वाधीनता देबो का नारा बुलंद करने वाले हम सबके चहेते सच्चे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर नेताजी और गांधी जी के बीच डिफरेंसेस की मेन वजह क्या थी। आज मैं बात करूंगा कि कैसे नेताजी का नाम सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत थर थर कांपने लगती थी। आज मैं बात करूंगा कि आखिर कैसे नेताजी और आज़ाद हिंद फौज ने भारत के आज़ादी की इबारत लिखी। आइए शुरू करें। भारत के महानतम देशभक्त नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की मांग की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती दत्त था। नेताजी की पढ़ाई जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें लंदन भेजा गया। वहाँ पे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी किए। लंदन में रहने के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक किया। सिर्फ एग्ज़ाम को ही क्रैक नहीं किया बल्कि ये चौथी रैंक हासिल किए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नेताजी सच्चे देशभक्त थे। वो ICS की नौकरी को ठुकरा के गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 1923 में नेताजी को कलकत्ता का मेयर चुना जाता है। नेताजी चित्तरंजन दास जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 1938 में पहली बार नेताजी हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके अगले साल 1939 में नेताजी एक बार फिर अपना नामांकन करते हैं। यहाँ पे गांधी जी नहीं चाहते कि नेताजी फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसीलिए गांधी जी अपने कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को भी नॉमिनेशन करवाते हैं। लेकिन नेताजी तो नेताजी हैं, करिश्माई हैं। वो गांधी जी के कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को हरा देते हैं और गांधी जी इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। और यहाँ से दोनों नेताओं के बीच मतभेद काफ़ी बढ़ जाता है। गांधी जी को दुखी करके और उनके विरोध में जाके नेताजी कांग्रेस में काम करना नहीं चाहते, इसीलिए 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और एक नए राजनीतिक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही करते हैं। 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, नेताजी कलकत्ता में जो है आंदोलन करते हैं। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर पुलिस जो है उनको उनके घर पे ही हाउस अरेस्ट कर देती है, यानी कि नज़र बंद कर देती है। पुलिस का कड़ा पहरा लगाया जाता है। लेकिन नेताजी हैं, वो करिश्माई हैं, भेष बदलने में माहिर हैं। नेताजी अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया और अपने भाई के साथ जो है गाड़ी से वो गोमो स्टेशन तक आए। गोमो से ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली गए, दिल्ली से पेशावर, फिर काबुल, काबुल से होते हुए वो रसिया पहुँचे। रसिया के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और इस दौरान उनकी मदद भगत राम ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर से ऑरलैंडो मैजोटा नाम बदल कर जो है मिलते हैं और यहीं पे फ्री इंडिया लीजन मुक्ति सेना बनाते हैं। इसमें हिटलर उनकी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेना बनाने के लिए इतने सारे सैनिक कहाँ से आएंगे, तो आपको बता दें कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी द्वितीय विश्व युद्ध कई मोर्चों पे लड़ रही होती है और दक्षिण अफ्रीका में इटली और जर्मनी की सेना ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हरा के लगभग 3000 से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। इन बंदी बनाए गए सैनिकों को POWs यानी प्रिजनर ऑफ वार कहा जाता है। इन्हीं कैदियों को जो है इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीजन बनाया जाता है, जिसे मुक्ति सेना कहते हैं। और
जर्मनी के बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर बनाया जाता है। यहाँ पे पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। साथ ही साथ फ्री इंडिया सेंटर से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भारतीयों से मुखातिब होते हैं। तब भारतीयों को पता चलता है कि नेताजी अभी जिंदा हैं और जर्मनी में हैं, क्योंकि 1941 में जब नेताजी अपने घर से स्कैप करके जियाउद्दीन का भेष धारण करके वो जर्मनी पहुंच गए थे। भारतीय लोगों को इस बात की भनक तक भी नहीं लगी। जब नेताजी और हिटलर में बात नहीं बनी, क्योंकि हिटलर रसिया पर अटैक करना चाहता है, नेताजी उसे मना कर रहे थे, क्योंकि इंडिया और रसिया का संबंध बहुत ज़्यादा मधुर था और हिटलर के ऊपर नेताजी को संदेह था कि कहीं अगर जर्मनी की मदद से इंडिया को आज़ादी मिलती है तो इसकी गारंटी नहीं है कि जर्मनी जो है, हिटलर जो है, भारत पर कब्जा नहीं कर लेगा। इसीलिए नेताजी जो है अपना रुख जापान की तरफ करते हैं। 1943 में वो जापान पहुंचते हैं, जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात करते हैं। उसके बाद सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 में अपने हाथों में ले लेते हैं और 1943 में ही आज़ाद हिंद सरकार जो है सिंगापुर में बनाई जाती है। ये एक अस्थायी सरकार होती है। इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वे सर्वा जो है नेताजी होते हैं। अब नेताजी आज़ाद हिंद फौज को लेकर और जापानियों की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लेते हैं और शहीद द्वीप को, और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप समूह का नाम स्वराज द्वीप रखा जाता है। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ती है, पहली बार भारतीय सरजमी पर प्रवेश करती है, वहां अंग्रेजी सेना को हरा देती है और पहली बार मोइरांग मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज जो है भारतीय तिरंगे को फहराती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्वान और समय से कई साल आगे सोचने वाले दूरदर्शी व्यक्ति थे। नेताजी ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जैसे द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन पिलग्रिम। लेकिन किस्मत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का साथ नहीं दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान घुटने टेक देता है और जापान 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को एक दिल झकझोर देने वाली खबर आती है कि हम सबके चहेते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताइपे ताइवान में एक प्लेन क्रैश में 3rd डिग्री बर्न होने से, जल जाने से उनकी जो है मौत हो गई। पूरा देश इस खबर पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है। लेकिन हम सबके सच्चे देशभक्त, सच्चे सिपाही अब इस देश को छोड़कर चले गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आज़ादी में जो अभूतपूर्व योगदान दिया, उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे। भारत के लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान बंगाल, भारत में ही नहीं अपितु जर्मनी, जापान और इटली में उनका नाम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। हमें ऐसे सच्चे देशभक्त पर गर्व है। अगर बात नेताजी और गांधी जी के बीच डिफरेंसेस यानी मतभेदों की जाए तो नेताजी और गांधी जी कई मुद्दों पर असहमत थे, लेकिन दोनों की मंजिल भारत माता को आज़ाद कराना था। दोनों की मंजिल एक, लेकिन राहें जुदा जुदा थी। जहां गांधी जी भारत माता को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ाद कराना चाहते थे, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस साम दाम दंड भेद किसी भी रणनीति से भारत माता को आज़ाद कराना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर ज़रूरत पड़े तो सशस्त्र विद्रोह भी किया जाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद की शुरुआत 1922 में उस वक्त होती है जब अपने शीर्ष पर चल रहे असहयोग आंदोलन को गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय आपदा के समान है, क्योंकि भारतीय लोगों का उत्साह जो है अपने शीर्ष पर था और ऐसे समय में आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। गांधी जी और नेताजी के बीच एक बार फिर 1928 में जो है मतभेद देखने को मिला, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। जो पुराने कांग्रेस के नेता थे, चाहे गांधी जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे पटाभी सीतारामैया हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, श्री राजा गोपालाचारी हों, सभी जो है डोमेनियन स्टेटस यानी अर्धराज की मांग कर रहे थे। यानी आज़ादी जो है कुछ शर्तों पे मांग रहे थे।
पूरी आज़ादी नहीं मांग रहे थे। वहीं जो युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो जो है पूर्ण स्वराज की बात करने लगे और नेताजी और गांधी जी के बीच ये भी जो है मतभेद की वजह थी। बात करें 1931 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो साल्ट सत्याग्रह 1930 में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, वो अपने शीर्ष पर था, बहुत सक्सेसफुल भी रहा और ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी से समझौता करने को तैयार हो जाती है। लेकिन गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को ना तो माफ़ करवा पाते हैं और ना ही उनकी सज़ा को कम करवा पाते हैं। इससे जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने अपना पूरा प्रयास किया, इरविन से बात किए, लेकिन इरविन ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन गांधी जी के प्रयास में कितनी सच्चाई थी, ये सिर्फ गांधी जी जानते हैं। 1932 में एक बार फिर उस वक्त गांधी जी और नेताजी के बीच मतभेद देखने को मिला, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस गांधी जी को लंदन भेज रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी को अकेले मत भेजिए, वहाँ पे किसी और को उनके साथ भेजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पार्टी के नेता हैं, हिंदू महासभा के नेता हैं, मुस्लिम लीग के नेता हैं, अम्बेडकर अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग डिमांड है। गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात नहीं मानी गई, गांधी जी गए, खाली हाथ लौट आए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत दूरदर्शी थे। उसके बाद गांधी जी निराश होकर वापस लौटे और फिर सेकेंड फेज़ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1939 में उन्होंने एक बार फिर अपना नामांकन कर दिया। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने। यहाँ पे दोनों के बीच जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए। गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को जो है नॉमिनेट कर दिया कि आप भी अध्यक्ष का जो है चुनाव लड़ना है। उधर गांधी जी कैंडिडेट और इधर नेताजी जो है अपना नामांकन वापस नहीं लिए। वोटिंग की जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का जो है ज़बरदस्त सहयोग मिलता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष का पद का चुनाव जीत जाते हैं। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं ये उनकी निजी हार है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1939 में नेताजी की पॉपुलैरिटी गांधी जी के पैरेलल हो गई है और कांग्रेस में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। नेताजी गांधी जी को दुखी करके गांधी जी के खिलाफ जाके कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस दबाव में काम नहीं करना चाहते थे। 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 1940 में जब ऑल पार्टी मीटिंग चल रही होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रस्ताव रखते हैं कि ये सही समय है ब्रिटिश सरकार का जो है कमजोरी का फ़ायदा उठा के असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए और भारत को आज़ाद करा लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच कई सारे मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कई इश्यूज़ पे मतभेद जरूर थे, लेकिन उनके मन में मनभेद नहीं थे। वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। बात जो भी हो, गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पथ से जो है वो दिग्भ्रमित हो गए हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1944 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे जो है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान हो। लेकिन जो भी हो, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू की जगह स्थान मिला होता, उन्हें महत्व मिला होता, तो भारत बहुत पहले जो है आज़ाद हो चुका होता और जो भारत की दिशा और दशा है कुछ हद तक बहुत शानदार होती। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना विश्व इतिहास की एक बहुत ही विभत्स और दर्दनाक घटना थी। इस घटना ने पूरे विश्व को जो है हिलाकर रख दिया था। इस घटना में महिलाएं और बच्चों सहित एक साथ लगभग 123 लोग मारे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बात करने लगा, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस घटना से कुछ लिंक है?
तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस घटना से नेताजी का लिंक है और इसे हम आपको बाद में बताएंगे। इसे समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं, इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। जून 1756 बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही होती है, अपने पांव जमा चुकी होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसे प्रतिस्पर्धा दे रही होती है। अब जो है यूरोप में क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है और अंग्रेज़ों को लगता है कि फ्रांसीसी उन पर अटैक कर देंगे। इसलिए जो है वो सभी, इसलिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसी अपनी अपनी कोठियों को जो है वो किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि बंगाल के नवाब ने उन्हें कुछ अधिकार दिए होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं दिए होते हैं कि अपने मन का करो, ठीक है। तो ये लोग अपने मन का करने लगते हैं। जब इस बात की भनक सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब होता है उसे पता चलता है तो बहुत क्रोधित होता है और वो जो है ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, किलेबंदी चल रहा होता है, उसे रोकने का आदेश देता है। फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ बेशरम नहीं मानते। सिराजुद्दौला इन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी सेना लेके आता है और कलकत्ता को घेर लेता है। जो गवर्नर था जॉन ड्रैक, वो अपनी जान बचा के नाव से हुगली नदी के सहारे भाग निकलता है। फंस जाते हैं जे हॉलबिल और इनको जो है जब नवाब की सेना फोर्ट विलियम की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसती है तो 146 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें जे हॉलबिल भी होते हैं। और इन सबको जो है एक छोटी सी कोठरी जिसकी चौड़ाई 14 फीट, लंबाई 18 फीट और इसमें 2 खिड़कियाँ होती हैं, गिरफ्तार करके उसमें डाल दिया जाता है। और ये सभी जो है भूख प्यास और गर्मी से एक एक करके सुबह 6 बजे तक मर जाते हैं और केवल बचते हैं 23 लोग। और बचने वालों में एक होता है जे हॉलबिल। इसी जे हॉलबिल से नेताजी का लिंक है। जे हॉलबिल ने अपने पैसों से एक मॉन्यूमेंट स्मारक बनाया था इन लोगों की याद में जो इस घटना में मारे गए थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसे जो है ब्रिटिश मॉन्यूमेंट उसका जो है संपत्ति मान रहे थे। इसे हटाने के लिए वो जो है यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे।